हेलो दोस्तों। आज टीपीए का थर्ड लेक्चर होगा घटना चक्र से। आज कौन कौन सा लेक्चर हो जाएगा? थर्ड लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो आज थर्ड लेक्चर हो जाएगा, एक लेक्चर इसमें और रहेगा, तो 4 लेक्चरों में पूरी टीपीए घटना चक्र की ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं तो कृपया मेरे चैनल @प्रखर PRAKHAR, ये एक ही में रहेगा 2302 पे जाके सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने दोस्तों में या फ्रेंडों में मेरे चैनल्स को शेयर कर दीजिए, जिससे मैं और आगे अच्छी अच्छी वीडियो डाल सकूं, क्योंकि जब सब्सक्राइबर रहते हैं, लोग देखते हैं, तो मेहनत करने का और मन करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो क्या है? पहला अब क्या पढ़ना है? यहाँ पे विक्रय के बारे में पढ़ना है। तो विक्रय क्या है? संपत्ति अंतरण के विक्रय क्या होता है? तो इसको पहले चेंज कर लेता हूँ, पेन को, रेड सही रहता है। ठीक है, अब आ जाओ। विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति के हित में अचल संपत्ति के उपभोग का अधिकार स्वामित्व का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 विक्रय की परिभाषा से संबंधित है। इसके अंतर्गत विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है। कैसे है? स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है, या जिसके देने का वचन दिया गया हो, या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग को देने का वचन दिया गया हो। तो क्या है इसमें? स्वामित्व का अंतरण है। किसका? स्वामित्व का अंतरण है। द डिफिनीशन ऑफ सेल कंटेंड इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज, तो किस सेक्शन में? 54 में। सेल को किस में डिफाइन किया गया है? 54 में। किस में? 54 में डिफाइन किया गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में विक्रय का अनिवार्य तत्व नहीं है। विक्रय का कौन सा अनिवार्य तत्व नहीं? पक्षकार विषय वस्तु अंतरण अथवा हस्तांतरण, कीमत या नकद में भुगतान। तो कीमत या नकद में भुगतान, इसका ऑप्शन हो जाएगा कीमत या नकद में भुगतान। नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, अब आ जाओ नेक्स्ट। क्या है, क्या कहता है इसमें? इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 82-54 के अनुसार ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण जो दी जा चुकी है, या जिसके देने का क्या हुआ है? वचन दिया गया हो, या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग को देने का वचन दिया गया हो। तो अतः स्पष्ट है कि कीमत का नगद भुगतान विक्रय के संव्यवहारों का आवश्यक तत्व नहीं है। अब आ जाओ इस पे। संपत्ति अंतरण 54 के अनुसार अचल संपत्ति, क्या कह रहा है? अचल संपत्ति का विक्रय संविदा है जो क्या कहता है? संपत्ति में कोई हित सृष्टि करती है, संपत्ति पर कोई भार सृष्टि करता है, या संपत्ति पर स्वामित्व प्रदान करती है। तो क्या है? एक संविदा है जिसमें इस संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच हुए निर्बंधों पर होगा। तो क्या है? एक संविदा है जिसमें संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच तथा निर्बंधों पर होगा। तो अब इसका डिटेल पढ़ लो। क्या है? संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में विक्रय करने का तरीका तथा विक्रय संविदा के बारे में बताया गया, तथा 54 के अनुसार विक्रय संविदा वह संविदा है जो स्थावर संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच तय हुए निर्बंधों पर होगा। विक्रय संविदा संपत्ति का कोई स्वामित्व भार या हित सृष्टि नहीं करता। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? क्या विक्रय अनुबंध क्रेता को स्वामित्व प्रदान करता है? क्या विक्रय अनुबंध क्रेता को स्वामित्व प्रदान करता है? नहीं। इच्छुक क्रेता को यह अधिकार है कि वह करार की शर्तों के अनुसार हस्तांतरण पत्र करा ले। तो इसमें क्या आ जाता है? धारा 54 में विक्रय संविदा को परिभाषित करते हुए कहा गया, स्थावर संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच तय हुए निर्बंधों पर होगा। विक्रय संविदा संपत्ति में हित या उसका कोई भार सृष्टि नहीं करती है। विक्रय का करार संविदा का एक अपूर्ण अधिकार है और संपत्ति से जुड़ी एक बाध्यता का क्या करता है? सृजन करता है। विक्रय का करार एक दस्तावेज मात्र है जो दूसरे दस्तावेज को क्या करता है? प्राप्त करने का अधिकार सृजित करता है। नेक्स्ट आ जाओ। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत विक्रय द्वारा अंतरण विषय वस्तु हो सकती है। क्या हो सकती है? मात्र स्थावर संपत्ति हो सकती है।
क्या हो सकती है? मात्र स्थावर संपत्ति हो सकती है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या है? संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 विक्रय की परिभाषा में दिया गया धारा केवल अचल संपत्ति के विक्रय के संबंध में है। तो अचल संपत्ति के विक्रय में 54 लागू होती है। संपत्ति का हस्तांतरण किस पर लागू नहीं होता है? तो वस्तुओं की बिक्री पर लागू नहीं होता, विनिमय पर लागू होता है, चल संपत्ति के उपहार पर लागू होता है और पट्टा पर। तो ये याद कर लेना कि हस्तांतरण किस पे? चल संपत्ति के उपहार पर भी लागू होता है, ये याद कर लेना। संपत्ति जो टीपीए है, मूवेबल प्रॉपर्टी के विक्रय पर नहीं लागू होता है, इसका प्रावधान केवल अचल संपत्ति के विक्रय के संबंध में होता है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है कि इस राशि से अधिक मूर्त स्थावर संपत्ति का अंतरण केवल रजिस्ट्रेशन लिखित द्वारा किया जाता है। तो कि 100 रुपये से, अगर 100 रुपये से कम की राशि है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। धारा 54 के अनुसार स्थावर संपत्ति का विक्रय मूल्य 100 रुपये या उससे अधिक या किसी भी उत्तर भाग या अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया जाता है। यदि मूल्य 100 रुपये से कम है तो रजिस्ट्रेशन लिखित द्वारा संपत्ति का परिधान किया जा सकता है। अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, विक्रेता क्या कहता है? विक्रेता का दायित्व तो है कि वह क्रेता को संपत्ति की तात्विक त्रुटि प्रकट करे, संपत्ति के हक के दस्तावेज की परीक्षा के लिए पेश करे, क्रेता को स्वातत्व के बारे में पूछे गए सुसंगत प्रश्नों का उत्तर जानकारी रखते हुए न दे। तो ये उसका क्रेता का कर्तव्य है कि वो जानकारी सही नहीं है, यही सही नहीं है, देना पड़ेगा, यही सही नहीं है। देखो विक्रेता का क्या दायित्व है? तात्विक त्रुटि के प्रकटीकरण का कर्तव्य, मतलब जो बेच रहा है वो अगर तात्विक त्रुटि है तो उसका प्रकट करे, उसका कर्तव्य प्रकटीकरण। स्थावर संपत्ति संबंधी परीक्षण के लिए उपलब्ध कराने का कर्तव्य, संपत्ति या उस पर हक के बारे में पूछे गए सुसंगत प्रश्नों का उत्तर पूरी जानकारी से देने का कर्तव्य, कीमत के बाबत शोध रकम साध्य या निविदा पर संपत्ति का उचित हस्तांतरण पत्र निष्पादित करने का कर्तव्य, संपत्ति व हक संबंधी दस्तावेजों को सावधानी से रखने का कर्तव्य, संपत्ति की प्रकृति के अनुसार कब्जा देने का कर्तव्य। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहता है कि संपत्ति अंतरण में विक्रेता क्या करता है? संपत्ति के तब तक के भाटकों और लाभों का हकदार है जब तक उसका स्वामित्व क्रेता को संक्रांत नहीं हो जाए। तो 55 क्या कहता है? क्रेता तथा विक्रेता के अधिकार और दायित्व का। तो 55 क्या कहता है? 55 क्रेता और विक्रेता के दायित्व का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? दायित्व का निर्माण करता है, ये इंपॉर्टेंट है। 54(4) के अनुसार संपत्ति अंतरण विक्रेता संपत्ति के जब तक के भाटकों और लाभों का हकदार है तो जब तक कि उसका स्वामित्व क्रेता का संक्रांत ना हो जाए। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है? संपत्ति अंतरण क्रेता विक्रेता के अधिकारों पे को दिया गया। किसको दिया गया है? संपत्ति अंतरण में क्रेता विक्रेता के अधिकारों को दिया गया। कैसे? क्रेता, धारा 55 में क्रेता विक्रेता के अधिकारों को दिया गया। नेक्स्ट आ जाओ, धारा 56 संबंधित है, किससे संबंधित है? पार्श्ववर्ती क्रेता द्वारा क्रमबंधन से संबंधित है। धारा 56 पार्श्ववर्ती क्रेता के क्रमबंधन के अधिकार की विवेचना करती, जिसके अनुसार जहां एक व्यक्ति ने अपनी कई संपत्ति बंधक रखी है उसमें से किसी एक या अधिक को अन्य व्यक्ति को बेच देता है तो प्रतिकूल संविदा के अभाव में ऐसा क्रेता बंधक ऋण को उसे न बेची गई संपत्ति से तुष्ट कराने का हकदार होगा। पश्चवर्ती क्रेता का क्रमबंधन का सिद्धांत। तो क्रमबंधन का सिद्धांत पूछेगा, मार्शलिंग तो कहाँ दिया है? 56 में दिया है। क्रमबंधन का सिद्धांत 56 में दिया, ये याद कर लेना। क्रमबंधन का सिद्धांत संपत्ति अंतरण की किन धाराओं में? 2 धाराओं में दिया, 56 और 81। इसको 50 बार रट लेना, चाहे जैसे रट लेना, ये खूब पूछता है। क्रमबंधन का ये सिद्धांत कहाँ दिया है? 56 और 81 में दिया। कहाँ दिया? 56 और 81 में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, पहले इसका डिटेल पढ़ लो क्या कहता है। 256 है पांचवी क्रेता के बारे में क्रमबंधन तथा धारा 81 में
प्रतिभूतियों के क्रमबंधन के सिद्धांत को समाविष्ट किया गया है। धारा 56 में यह प्रावधान करते हुए कि विभिन्न संपत्तियां जो पहले से ही बंधन के अधीन है उनके से एक का क्रेता या मांग कर सकता और वह हकदार है कि बंधक ऋण की वसूली उस संपत्ति या संपत्तियों से की जाए और उसे नहीं बेची गई। धारा 81 प्रावधान करती है यदि दो या दो से अधिक संपत्तियों का कोई स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है और फिर उन संपत्तियों में से एक या अधिक को किसी अन्य व्यक्तियों के पास बंधक रखता है तो तत्पूर्व संविदा के अभाव में पार्श्विक बंधकदार इस बात का हकदार है कि अब पूर्विक बंधक ऋण को उसे बंधक न की गई संपत्ति से वसूल संतुष्टि कराए जाए तथा उससे उसकी संतुष्टि संभव हो और उसके इस आचरण को कोई पूर्विक बंधक या किसी अन्य व्यक्ति के सप्रतिफल हित के प्रतिकूल असर न पड़े। नेक्स्ट आ जाओ। क्रमबंधन के सिद्धांत किससे संबंधित है? किससे सिद्धांत संबंधित? 56 से 50 बार बताएं। नेक्स्ट आ जाओ। बंधक और भार, चैप्टर 4 बंधक और भार। तो बंधक और भार किस धारा में बंधक को के सिद्धांत को दिया गया? 58 में। बंधक 58 में। तो धारा 58 बंधक के सिद्धांत का उल्लेख करती है। धारा 54 विक्रय की परिभाषा, धारा 56 पार्श्विक क्रेता क्रमबंधन का, धारा 85 पूर्वबंध के विक्रय और मोचन के वाद का उल्लेख है। नेक्स्ट आ जाओ। बंधक संपत्ति का करार परिदत्त करना आवश्यक नहीं है। ये कहाँ किसका करार में संपत्ति परिदत्त करना आवश्यक नहीं है? सादे बंधक में। सादे बंधक में संपत्ति को देना आवश्यक नहीं है। तो 58 के खा के अनुसार सादा बंधक संपत्ति पर कब्जा प्रत्यक्त करना आवश्यक नहीं है, जबकि धारा 58 के डी में भोग बंधक में बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदत्त कर दिया जाता है। 58 अंगा में अंग्रेजी ई में अंग्रेजी बंधक में भी बंधक संपत्ति का कब्जा अत्यांतिक रूप से किंतु परंतु के अधीन रहते हुए कर दिया जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस बंधक को बंधककर्ता को बंधक संपत्ति या बंधकदार को सुपुर्द करना आवश्यक है? तो किसमें? भोग बंधक में धारा संपत्ति अंतरण 58 डी में के तहत भोग बंधककर्ता द्वारा संपत्ति बंधकदार को कब्जे का अंतरण किया जाता है तथा अंग्रेजी बंधक में भी संपत्ति का कब्जा बंधकदार को दिया जाता है, किंतु भोग बंधक में बंधककर्ता व्यक्ति दायित्व तो नहीं होता, जबकि अंग्रेजी बंधक में बंधककर्ता का व्यक्तिगत दायित्व होता है। अब नेक्स्ट आ जाओ। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 में कितने प्रकार के बंधक का वर्णन किया गया है? तो 6 प्रकार के बंधक का वर्णन। धारा 58 में सादा बंधक, सरसतर द्वारा बंधक, भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक, हक विलेख बंधक और निक्षेप द्वारा बंधक, हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक, विलक्षण बंधक। तो 6 प्रकार का है। तो साशर्त विक्रय द्वारा बंधक, साशर्त विक्रय द्वारा बंधक ये कहाँ है? बंधक में दिया है। साशर्त विक्रय द्वारा बंधक तो कहाँ है? बंधक में दिया। निम्न में कौन सा बंधक का प्रकार नहीं है? ये रटे होके जानते हो, छोड़ दो। फिर आ जाओ बंधक का प्रकार उल्लिखित नहीं है, भी छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ। फिर क्या कहता है? संपत्ति अभिहस्तांतरण के साथ करार जोड़ते हुए प्रत्येक विक्रय साशर्त विक्रय द्वारा बंधक नहीं होता। इसमें क्या? संपत्ति के पुनः अभिहस्तांतरण के साथ करार जोड़ते हुए प्रत्येक विक्रय साशर्त विक्रय द्वारा बंधक नहीं होता है। यह किस धारा में उपबंधित है? यह किस धारा में? 58 में उपबंधित है। क्या कहता है? बंधक की परिभाषा में उसके प्रकारों का उल्लेख 58 में किया गया है। तो धारा 55 में क्रेता और विक्रेता के अधिकार, धारा 55 में क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व तो दिया है। 56 में पार्श्विक क्रेता क्रमबंधन, 60 में मोचन का सिद्धांत के बारे में उपबंध है। साशर्त विक्रय द्वारा बंधक के बारे में 58 सी है। 58 सी है। अब नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है कि बंधक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बंधक के बारे में कौन सा कथन नहीं? बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के हित का अंतरण है। और फिर क्या कहता है? प्रतिफल बंधक का आवश्यक तत्व है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में 6 प्रकार के बंधक है। बंधक में स्वामित्व का अंतरण, तो स्वामित्व का अंतरण नहीं होता, सेल में स्वामित्व का अंतरण होता, तो ये गलत हो जाएगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम में 58 में परिभाषित बंधक विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति के किसी हित का अंतरण होता है। बंधक में प्रतिफल की स्थिति अनिवार्य सत्य है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की 1882 में 6 भेद किए गए। बंधक संपत्ति के किसी हित का अंतरण होता है, संपत्ति में स्वामित्व का अंतरण नहीं होता। नेक्स्ट आ जाओ।
नेक्स्ट क्या है, धारा 58 के काम में परिभाषित किया है। क्या परिभाषित किया है? बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधकधन, बंधक विलेख। क्या क्या है? बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधकधन, बंधक विलेख। तो इसको पढ़ लो। क्या कहता है? 58 का के अनुसार बंधक निर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में से किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय का वर्तमान में या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे वचन या बंधन का पालन जिसमें धन संबंधी दायित्व पैदा होते प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता। अंतरक बंधककर्ता और अंतर्ती बंधकदार कहलाता। मूलधन और ब्याज बंधक धन कहलाते हैं और यह लिखित जिसके द्वारा अंतरण किया जाता है बंधक विलेख कहलाता। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति अंतरण की धारा 58A में परिभाषित बंधक का आवश्यक अंग नहीं है? हित का अंतरण होना चाहिए, हित का अंतरण होना चाहिए, हित के अंतरण का वचन दिया जाना चाहिए, हित किसी विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति का होना चाहिए, अंतरण का उद्देश्य किसी ऋण के भुगतान को सुनिश्चित करना होना चाहिए। तो क्या है? धारा 58 के अंतर्गत परिभाषित बंधक निम्न अंग है। किसी हित का अंतरण होना चाहिए, ऐसे हित का अंतरण जो विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में होना चाहिए, अंतरण ऋण के भुगतान को प्रतिभूत करने का एक वचन हो तथा बंधक पाला में प्रतिभूत करने के लिए होना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है? जहाँ की बंधककर्ता बंधक संपत्ति पर कब्जा परिदत्त किए बिना बंधक धन को चुकाने के लिए अपने व्यक्तिगत आबद्ध करता है और अभिव्यक्त या विपक्षित तौर पर करार करता है कि उस संविदा के अनुसार संदाय करने के उसके असफल रहने की दशा में बंधकदार को बंधक संपत्ति का विक्रय कराने और विक्रय के आगामों को जहाँ तक वह आवश्यक हो बंधक धन के संदाय के उपायोजित करने का अधिकार होगा। वहाँ वह संव्यवहार क्या कहलाता है? वहाँ वह संव्यवहार सादा बंधक कहलाता है। वहाँ वह संव्यवहार सादा बंधक कहलाता है। क्या है? संपत्ति अंतरण अधिनियम 58B के अनुसार जहां बंधकदार को बंधककर्ता के द्वारा बंधक की गई संपत्ति का कब्जा परिधान किया जाता उसे सादा बंधक कहते हैं। ऐसे बंधक में बंधक धन वापस करने में विफल रहने पर बंधकदार को बंधक संपत्ति का विक्रय कराकर अपनी धनराशि वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। वहाँ संव्यवहार सादा बंधक और बंधकदार सादा बंधकदार कहलाता है। नेक्स्ट आ जाओ। फिर क्या कहलाता है कि बंधकदार बंधककर्ता के द्वारा बंधक की गई संपत्ति के कब्जे का परिधान नहीं किया जाता उसे क्या कहते हैं? जिसमें कब्जे का परिधान नहीं किया जाता उसे सादा बंधक कहते हैं। कब्जे का परिधान खूब पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? संपत्ति अंतरण की धारा 58 के अनुसार जहां बंधकदार के बंधककर्ता द्वारा बंधक की गई संपत्ति के कब्जे का परिधान नहीं किया जाता उसे सादा बंधक कहते हैं। ऐसे बंधक को बंधक धन वापस करने में विफल रहने पर बंधकदार को बंधक संपत्ति का विक्रय कराकर अपनी धनराशि वापस प्राप्त कर लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट आ जाओ। जहाँ की कोई बंधककर्ता बंधक संपत्ति को दृष्टता इस शर्त पर बेच देता है कि किसी निश्चित तारीख को बंधक धन के सदाएं में व्यतिक्रम होते ही विक्रय अत्यांतिक हो जाएगा, वहाँ ऐसा बंधक क्या कहलाता है? अत्यांतरिक हो जाएगा तो सशर्त बंधक, शर्त लगा रहा तो सशर्त बंधक हो जाएगा। तो 58C के अनुसार जहाँ कोई बंधककर्ता बंधक संपत्ति को दृश्य से बेच देता है और इस शर्त पर कि किसी निश्चित तारीख को बंधक धन के संदाय व्यतिक्रम होते ही विक्रय अत्यांतिक हो जाएगा, वहाँ ऐसे बंधक सशर्त विक्रय द्वारा बंधक कहलाता है। फिर नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? ए बी से कहता है कि 5,000 रुपये का कर्ज लेता है एवं प्रतिभूति के रूप में अपना मकान बंधक रख देता है। बंधक विलेख में यह प्रावधान है कि 5 वर्ष के अंदर पैसा अदा न करेगा तो वह मकान बेचकर पैसा वसूल करने का अधिकार होगा। यदि मकान को बेचकर पैसा वसूल नहीं हो सका तो वो व्यतिक्रम के रूप में उत्तरदायी होगा। यह कहाँ होगा? ये सादा बंधक में होगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्या है? संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित किस धारा में अंग्रेजी बंधक को परिभाषित किया गया? तो अंगा में परिभाषित। इसको ई से इंग्लिश मॉर्गेज और ई से ये याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट।
तो खा में सादा बंधक, गा में साशर्त विक्रय द्वारा बंधक, डा में भोग बंधक, अंगा में अंग्रेजी बंधक, चा में हक विलेख बंधक और छा में विलक्षण बंधक, छा में विलक्षण बंधक। तो इतने हो गए आपके। अब नेक्स्ट आ जाओ, बंधक कर्ता स्वयं को एक निश्चित तिथि तक बंधक धन भुगतान करने के लिए बाध्य करता है और बंधक ग्राही को बंधक संपत्ति पूरी तरह से इस शर्त पर हस्तांतरित करता है कि बंधक धन के भुगतान पर बंधक ग्राही को इस बंधनकर्ता को पुनर्हस्तांतरित कर देगा। इस तरह के बंधक को क्या कहा जाता है? इस तरह के बंधक को अंग्रेजी बंधक। एक निश्चित तारीख जहाँ हो जाएगा, जहाँ निश्चित तारीख हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी बंधक हो जाएगा। धारा 58 के अंग में अंग्रेजी बंधक को परिभाषित करता है जहां बंधक करता बंधक धन को का प्रतिशतदाय निश्चित तारीख, तो जहां निश्चित तारीख देगा वो अंग्रेजी बंधक हो जाएगा, को करने के लिए अपने को आबद्ध करता और बंधक संपत्ति को बंधकदार को अत्यंतिक रूप से किंतु इस परंतु के अध्याधीन आंतरित करता है कि करार के अनुसार बंधक धन के संदाय का बंधकदार उसे बंधककर्ता के प्रति आंतरित कर देगा, जहां वह अंग्रेजी बंधक कहलाता है। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या है? भोग बंधकदार के प्रकरण में बंधक ग्रहीता को कब्जा दिए जाने पर भाटक व अन्य लाभ पाने का हकदार है। तो बंधक धन चुकता होने तक भोग बंधक के प्रकरण में बंधक ग्रहीता को कब्जा दिए जाने पर वह भाटक व अन्य लाभ पाने का अधिकार है जब तक कि बंधक का धन संदाय नहीं कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? भोग बंधक में बंधकदार संपत्ति का आधिपत्य ले लेता, उसे भाटकों एवं अन्य लाभों को प्राप्त करने का अधिकार है जब तक बंधक धन अदा नहीं किया जाता, जब तक बंधक धन अदा नहीं किया जाता। 58D में भोग बंधक, जब तक बंधक धन अदा नहीं किया जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, जब बंधककर्ता बंधक संपत्ति पर कब्जा बंधकदार को यह अधिकृत करते हुए देता कि वह संपत्ति कब्जा बंधक धन की अदायगी तक रखेगा और संपत्ति का किराया व लाभ को प्राप्त करेगा, तो ऐसा बंधक को क्या कहा जाता है? ऐसे बंधक को कहा जाता है भोग बंधक। क्या कहा जाता है? भोग बंधक। जहां बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार के परिदत्त कर देता, परिदत्त करने के लिए अपने को अभिव्यक्त या विवक्षित तौर पर आबद्ध कर लेता, उसे प्राधिकृत करता है कि बंधक धन का संदाय किए जाने तक ऐसा कब्जा प्राधिकृत करे और संपत्ति को प्रतिभूत भाटकों और लाभों को ऐसे भाटकों और लाभों के किसी भाग को प्राप्त करने और उन्हें ब्याज मध्य बंधक धन के संदाय में भागता ब्याज मध्य भागता बंधक धन के संदाय को विनियोजित कर ले, वहाँ वह संव्यवहार भोग बंधक और बंधकदार को भोग बंधकदार कहलाता है। नेक्स्ट आ जाओ, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 में भोग बंधक को निम्नलिखित कुछ विशेषता। बंधककर्ता पर कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो नहीं होता, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। बंधकदार पूर्ण या भाग में किराया या भाग लेता है तो उपयुक्त में से सभी, मतलब बंधककर्ता पर कोई व्यक्तिगत दायित्व तो नहीं होता, कोई समय सीमा नहीं, बंधकदार पूर्ण या भाग में किराया या लाभ लेता है तो भोग बंधक भोग करता है। अब नेक्स्ट आ जाओ, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? जहाँ की कोई व्यक्ति निम्नलिखित नगरों अथवा अर्थात कलकत्ता, मद्रास, मुंबई नगरों में से किसी में और किसी भी अन्य नगर में ऐसे आयुक्त राज्य सरकार या शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निमित्त विनिर्दिष्ट करे किसी लेनदार को या उसके अधिकर्ता को स्थावर संपत्ति के हक में दस्तावेजों को उस संपत्ति को प्रतिभूत या श्रेष्ठ करने के आशय से प्रदत्त करता, तो वहाँ संव्यवहार क्या कहलाता है? वह संव्यवहार हक विलेख निक्षेप द्वारा बंधक कहलाता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? संपत्ति अंतरण अधिनियम। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन बंधक धन के संदाय में व्यक्तिगत दायित्व भोग बंधक सशर्त द्वारा बंधक। नेक्स्ट आ जाओ, सशर्त द्वारा बंधक। फिर आ जाओ सादा एवं अंग्रेजी बंधक और मात्र सादा बंधक। तो धारा 58 के खा में सादा बंधक और अंगा में अंग्रेजी बंधक की दशा में बंधक धन संदाय व्यक्तिगत दायित्व होता है। किसमें व्यक्तिगत दायित्व होता है? याद कर लो, अंग्रेजी बंधक में व्यक्तिगत दायित्व होता है, सादा बंधक में, सादा बंधक और अंग्रेजी बंधक में व्यक्तिगत दायित्व होता है। ये दोनों याद कर लेना, बहुत व्यक्तिगत दायित्व होता है दोनों में, व्यक्तिगत दायित्व होता है दोनों में, ये याद कर लेना। फिर आ जाओ नेक्स्ट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना, दिख नहीं रहा। नेक्स्ट क्या है? क्या कहता है? बंधक मार्गेज बिना लिखाई के किए जाते हैं। कौन सा बिना लिखाई के? क्या रजिस्ट्रेशन के बिना कौन किया जाता है?
सामयिक इक्विटेबल मॉर्गेज, इक्विटेबल सामयिक जो बंधक होता है वो बिना लिखे किया जाता है। हक विलेख के निक्षेपण द्वारा बंधक को आंग्ल विधि में सामयिक बंधन इक्विटेबल बंधक कहते हैं। इस प्रकार का बंधक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि नगरों एवं राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना किए गए नगरों में ही किया गया है। धारा 58 में संपत्ति अंतरण सामयिक बंधन के में विलेखों के निक्षेप द्वारा किया जाता है। कोई लिखित या लिखित डीड नहीं लिखनी पड़ती। हक विलेख बंधक में विलेख का निक्षेप बंधक में इसे क्या कहते हैं? हक विलेख बंधक। हक विलेख बंधक जो होता है उसी को सामयिक बंधक कहते हैं। हक विलेख बंधक को ही सामयिक बंधक कहते हैं, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, हक विलेख बंधक निक्षेप द्वारा बंधक को क्या कहते हैं? पूछा। साम्यपूर्ण इक्विटी बंधक इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं। इक्विटेबल मॉर्गेज किसे? हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक को कहते हैं। बंधक संपत्ति पर कब्जा प्रदान करना आवश्यक है। बंधक कब्जे आवश्यक है। किसमें कब्जा प्रदान करना आवश्यक है? किसमें? अंग्रेजी बंधक में। कब्जा किसमें प्राप्त करना आवश्यक है? ई यह परिभाषित करता है कि बंधक अंग्रेजी बंधक में बंधक संपत्ति पर कब्जा प्रदान करना आवश्यक है। इसके अलावा 58D भोग बंधक में भी बंधक संपत्ति का कब्जा प्रदान करना आवश्यक है। भोग बंधक में भी कब्जा प्रदान करना आवश्यक है। तो यहाँ भोग बंधक नहीं दिया, अगर दिया होता तो प्लस यहाँ पे भोग बंधक भी कर लो, भोग बंधक। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट। क्या कहता है? कहता है कि ए बी के कर्ज के बदले में अपने घर का कब्जा बी को सौंप देता। बी के पक्ष में संपत्ति हस्तांतरण अनुबंधन के साथ किंतु कर्ज अदायगी की सूरत में पुनर्हस्तांतरण के प्रावधान के साथ इस प्रकार के गिरवी को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के गिरवी को क्या कहा जाता है? सामयिक बंधक, अंग्रेजी बंधक और क्या कहा जाता है? सामयिक बंधक, अंग्रेजी बंधक और भोग बंधक और सशर्त बंधक। तो इसमें क्या पूछा क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा ए बी के कर्ज के बदले में अपने घर का कब्जा बी को सौंप देता है। मतलब बी कोई चीज़ बी को संपत्ति ट्रांसफर, तो ये क्या हो जाएगा? संपत्ति का परिधान कर देता है, तो इसमें अंग्रेजी बंधक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। फिर क्या कहता है? कहता है आ बंधक द्वारा अपनी संपत्ति बा को इस शर्त के साथ अंतरित करता है कि 10 वर्ष तक बा की संपत्ति आ को बंधक धन प्राप्त करेगा और उसके बाद आ शेष रकम की अदायगी उसके संपत्ति को मोचन करा लेगा। यह बंधक है कैसा बंधक? विलक्षण बंधक है। क्यों विलक्षण बंधक है? देखो पढ़ो। विलक्षण बंधक क्यों विलक्षण? विलक्षण बंधक उतने प्रकार से हो सकते हैं जितने प्रकार की पक्षकार आपस में करार करें। उपयुक्त प्रकार के बंधक में भी विशिष्ट करार का उल्लेख किया गया, अतः समस्यात्मक प्रश्न विलक्षण बंधक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आ जाओ। ये क्या है? गोपाल बनाम परसोत्तम, सेंट्रल बनाम वाइल्ड, केदार लाल बनाम हीरा लाल, अली हुसैन बनाम नीलाला कंद। तो इसमें कौन सा संबंधित हो जाएगा? किससे? बंधक से संबंधित हो जाएगा। तो अब आ जाओ, ये सारे केसेस किससे? गोपाल दास परसोत्तम, परसोत्तम, गोपाल बनाम परसोत्तम, सेंटले बनाम वाइल्ड, केदार लाल बनाम हरीलाल, अली हुसैन बनाम नीला कंदन, ये भी है। तो ये याद कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट। जहाँ की प्रत्याभूत का मूलधन 100 रुपये वह बंधक को एक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक भिन्न है के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? मौखिक रूप से अनुबंध किया जा सकता है। जहाँ की प्रत्याभूत मूलधन 100 रुपये या उससे अधिक है वहाँ वह बंधक जो हक विलेख के निक्षेपों द्वारा बंधक से भिन्न है, बंधककर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनप्रमाणित रजिस्ट्री लिखित द्वारा ही किया जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है देख लो। क्वेश्चन बहुत है, इसको जल्दी जल्दी कर लो नहीं तो एग्ज़ाम आ जाएगा, हो भी नहीं पाएगा। जहाँ की संपत्ति प्रतिभूत मूलधन 100 रुपये से कम का है वहाँ बंधक या तो उपयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या सिवाय सादा बंधक की दशा में संपत्ति के परिधान द्वारा किया जाएगा। ये 59 में बताया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ 100 रुपये से नीचे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
देखो इसमें जहाँ की प्रतिभूत मूलधन 100 रुपये या उससे अधिक है वहाँ बंधक हक विलोकी को निक्षेपों द्वारा बंधक से भिन्न केवल प्रभावी किया जा सकता है। तो कौन सा? उपयुक्त में से पंजीकृत लिखित द्वारा बंधक करता और हस्ताक्षरित करके कम से कम 2 साक्षियों के अनुप्रमाण। ये पूरा याद कर लेना क्या क्या होता है बंधक में, ये पूरा याद कर लेना। पंजीकृत होना चाहिए, बंधककर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, कम से कम 2 साक्षियों द्वारा उसको अटेस्टेड किया जाना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या कहता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 100 रुपये या उससे अधिक के मूल्य में किस बंधक को अनिवार्यता पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है? किसे अनिवार्यता पंजीकृत होना आवश्यक नहीं? हक विलेख के निक्षेपों द्वारा, इसी को इक्विटी वाला, तो इसे क्या कहते हैं? पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में संपत्ति अंतरण रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के बिना किया जा सकता है। तो कैसे? हक दस्तावेजों के निक्षेपों द्वारा बंधक जबकि प्रत्याभूत मूलधन 100 रुपये से अधिक हो। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है? संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 82 के धारा 59 के पैरा के अनुसार हक विलेखों के निक्षेपों द्वारा बंधक के लिए अनुप्रमाणित एवं रजिस्ट्रीकृत लिखित आवश्यक नहीं है, चाहे संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से कम ही क्यों ना हो। फिर आ जाओ, क्या कहता है ये? फिर से 59 के प्रथम पैरा के अनुसार हक विलेखों को निक्षेपों द्वारा बंधक को के लिए अनुप्रमाणित एवं रजिस्ट्रीकृत लिखित आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। लिखित में होना एवं पंजीकृत होना निम्नलिखित में से किस बंधक का आवश्यक नहीं है? तो किस बंधक का? इसको पढ़ा है, स्वातंत्र के दस्तावेजों के जमा, इसको कई तरीके से स्वातंत्र के दस्तावेजों को जमा करके किया गया बंधक, यानी कि वही बंधक को देके निम्नलिखित में से कौन से बंधक को लिखित तथा पंजीकृत होना आवश्यक नहीं, ये भी बताएं। हक विलेखों के निक्षेपों द्वारा बंधक, हक विलेखों को निक्षेपों द्वारा बंधक लिखित तथा पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, जबकि अन्य बंधक, भोग बंधक, साधारण बंधक, अंग्रेजी बंधक आदि को लिखित एवं पंजीकृत होना आवश्यक है। ये ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन विलक्षण बंधक की कोटि में आ सकता है? कौन विलक्षण बंधक की कोटि में आ सकता है? सशर्त विक्रय द्वारा भोग बंधक और केवल सादा बंधक, ये आ सकता है विलक्षण की। तो अब इसको पढ़ लो पूरा। धारा 58 के 6 के अनुसार जो बंधक सादा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक या विलेख के निक्षेपों द्वारा बंधक नहीं है, वह विलक्षण बंधक होता है। विलक्षण बंधक में प्रायः 2 बंधकों की प्रकृति होती है, इसमें कब्जा नहीं दिया जाता। तो विलक्षण बंधक में कब्जा नहीं दिया जाता, हमेशा याद करो। पंजीकृत करना आवश्यक होता है, कब्जा नहीं दिया जाएगा, कब्जा नहीं दिया जाएगा। ये हम बार बार रटा रहे हैं, खूब पूछता है, इस वजह से इसको बता दे रहे हैं। पंजीकरण इसमें क्या होता है? आवश्यक होता है, कब्जा आवश्यक नहीं होता, पंजीकरण आवश्यक होता है। भोग बंधक में कब्जा देना आवश्यक है तथा सादे बंधक में व्यक्तिगत दायित्व की प्रधानता होती है। ये सब याद कर लेना, क्या क्या दायित्व होता है, ये जरूर याद कर लेना। यदि बिना कब्जे के दिए भोग बंधक किए जाएं तथा भोग बंधक में व्यक्तिगत दायित्व लिया जाए, तब ऐसे बंधक विलक्षण बंधक कहलाते हैं। संविदा द्वारा ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 90 के अनुसार, किसके? धारा 60 के अनुसार डिक्री पर भी लागू होता है। क्या? 60 बंधक डिक्री पर भी लागू होता है। विक्रय का क्रय अनुबंध विक्रय संपत्ति और कुर्की के योग्य है, आनुवांशिक वृत्तिक कुर्की योग्य है, सिंचाई के काम में आने वाले मोटर पंप कुर्की योग्य है। तो संपत्ति अंतरण धारा 60 के परंतु के अंदर बंधक डिक्री पर भी लागू होता है, 60 बंधक डिक्री पर भी लागू होता है। नेक्स्ट आ जाओ, एक बंधक सदैव बंधक ही रहता है। ये खूब इंपॉर्टेंट है, इसको 50 बार बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बंधक सदैव बंधक ही रहता है। तो ये क्या? बंधककर्ता को बंधक मोचन कराने का अधिकार, किसी अन्य को देने का अधिकार नहीं है। बंधक ग्रहीता को यह अधिकार नहीं है कि वह बंधक ऋण किसी और को दे दे। एक निश्चित अवधि के समापन पर बंधक का मोचन नहीं हो सकता है। बंधक सदैव मोचनीय होता है, यही इम्पॉर्टेंट। एक बंधक सदैव एक बार बंधक हो गया तो सदैव बंधक। 60 में बंधक धन के भुगतान द्वारा बंधककर्ता अपना हित पुनः प्राप्त कर सकता है, यही मोचन का अधिकार है। जहाँ बंधक में मोचन के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई, वहाँ बंधकदार सदैव बंधक ही रहता है जब तक कि वह स्वामित्व का अधिकार नहीं प्राप्त कर लेता। बंधककर्ता कभी भी
बंधक का मोचन करा सकता है, अर्थात एक बंधक सदैव बंधक ही रहता है। यही बंधक का सार तत्व है। 60 में है, ठीक है। मोचन के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, कहाँ किया जाए? केवल बंधक ग्रहीता के बंधक धन अदा करने पर, केवल बंधक धन को न्यायालय में जमा करके, केवल मोचन के लिए नियमित दावा दाखिल करके। तो कहाँ है? उपरोक्त सभी में। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट में। एक बार बंधक सदैव बंधक को निम्नलिखित में से किस अपवाद में प्रतिपादित किया गया था? ये नोक्स एंड बनाम राइस के बाद में, ये भी खूब पूछा है। नोक्स बनाम राइस के बाद में क्या प्रतिपादित किया है? एक बार बंधक सदैव बंधक होता है, एक बार बंधक सदैव बंधक होता है। अब नेक्स्ट आ जाओ। नोक्स बनाम राइस का वाद है, एक बार बंधक सदैव बंधक। 60 के अनुसार का अधिकार कि बंधक कर्ता को एक विधिक अधिकार है, इसके विरुद्ध कोई शर्त अमान्य है, इसलिए कहा जाता है एक बार बंधक सदैव बंधक, अर्थात बंधक कर्ता को मोचन के अधिकार में सदैव बने रहता है। नोक्स बनाम राइस के मामले में स्पष्ट किया गया कि बंधक के समव्यवहार के किसी ऐसी शर्त का उल्लेख नहीं किया जा सकता जो मोचन के अधिकार को समाप्त करके ऐसी शर्त शून्य होगी। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से किस मामले में एक बार गिरवी हमेशा गिरवी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया? एक बार गिरवी हमेशा मृत्युंजय पाने बनाम नर्मदा बाला ससमल। तो ये मृत्युंजय पाने का वाद है, मृत्युंजय पाने का वाद एक बार पूछा, इसको रट लेना। अब नेक्स्ट आ जाओ। क्लाग ऑन रिडेम्पशन, क्लाग ऑन रिडेम्पशन, ये क्या है? क्लाग ऑन, इसे किसी शर्त द्वारा बाधित किया जाता है, इसे किसी शर्त द्वारा बाधित। मोचन का अधिकार, राइट टू रिडेम्पशन अधिनियम की धारा 60 में दिया गया। यह बंधक कर्ता को बंधक धन के भुगतान तथा संपत्ति को वापस पाने का अधिकार कहलाता है। किसी भी शर्त में आरोपण और बंधक कर्ता के इस मोचन के अधिकार को बाधित करना क्लाग इन रिडेम्पशन कहलाता है, क्लाग इन रिडेम्पशन कहलाता है। नेक्स्ट आ जाओ। मोचन का वाद कौन ला सकता है? मोचन का वाद बंधक कर्ता ला सकता है। मोचन का वाद, ये खूब इंपॉर्टेंट है, ये 50 बार बताऊंगा, ये भी 50 बार रट लेना। कौन? बंधक कर्ता लाता। मोचन का वाद कौन लाता? बंधक कर्ता लाता। अब नेक्स्ट आ जाओ। इसमें क्या कहता है? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा बंधक संपत्ति का मोचन नहीं करा सकेगा? कौन सा बंधक संपत्ति का मोचन नहीं करा सकेगा? बंधक के विरुद्ध वाद में अभिवचन करने वाला विधि का सलाहकार, बंधकदार के विरुद्ध वाद में अभिवचन करने वाला विधि मतलब एडवोकेट बंधक संपत्ति का मोचन नहीं करा सकता। इसके अतिरिक्त विकल्पों में दिए गए सभी मोचन का अधिकार रखते हैं। कौन कौन रखता है? संपत्ति में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, बंधक ऋण का संदाय करने के लिए कोई भी प्रतिभू, बंधक कर्ता का कोई भी लेनदार, ये तीनों रखते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। बंधक कर्ता का संपत्ति के बंधक मोचन का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। तो कैसे उत्पन्न हो जाता है? ये कैसे? बंधक धन देय होने के बाद किसी भी समय। तो इसमें क्या? संपत्ति अंतरण की धारा 60 मोचन करने के बंधक कर्ता के अधिकार से संबंध। इसके अनुसार मोचन के अधिकार की उत्पत्ति तब होती है जब बंधक धन शोध देय हो जाता है। दूसरे शब्दों में मोचन का अधिकार बंधक ऋण के भुगतान के लिए की तिथि समाप्त हो जाने के तत्काल बाद उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आ जाओ। बंधक मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है। कब समाप्त हो जाता है? पक्षकारों के कार्यों द्वारा न्यायालयों की अज्ञप्ति से। भारतीय विधि के अधीन मोचन का सिद्धांत इंग्लैंड की बात सामयिक अधिकार न होकर एक विधिक अधिकार है, जिसका उपबंध संपत्ति अंतरण धारा 60 में किया गया। मोचन का अधिकार निवारण एक्सटेंसेशन ऑफ द राइट ऑफ रिजम्पशंस धारा 60 के प्रावधानों के अनुरूप ही हो सकता है। धारा 60 निर्वापन समापन की 2 रीतियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी रीतियां बनाई गई हैं? पक्षकारों के किसके द्वारा? पक्षकारों के कार्यों द्वारा। पक्षकारों में बंधकदार तथा बंधककर्ता दोनों सम्मिलित है। न्यायालय की अज्ञप्ति द्वारा, न्यायालय द्वारा बंधकदार के वाद में सिविल प्रक्रिया सहित आदेश 34 नियम 3 में पारित पूर्वबंध की अंतिम डिक्री द्वारा। मोचन के वाद में आदेश 34 नियम 8(3) में पारित अंतिम डिक्री के माध्यम से मोचन के अधिकार का निर्वापन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ।
संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अचल संपत्ति नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही करिए। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही करिए। मोचन कराने का अधिकार, एक झोपड़ी, एक बंधक ऋण, अचल संपत्ति पर भारित भरण पोषण, भत्ते की वसूली। तो भत्ते की वसूली तो नहीं कर सकते, बाकी तीनों सही होगा। मोचन कराने का अधिकार, एक झोपड़ी और बंधक ऋण। नेक्स्ट आ जाओ। मोचन का अधिकार धारा 60 में, एक झोपड़ी धारा 3 में तथा बंधक ऋण 58 में है। अचल संपत्ति है, किंतु अचल संपत्ति पर भारित भरण पोषण के भत्ते के वसूली का अधिकार धारा 3 के अनुसार अचल संपत्ति नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या असत्य है? देखो इसमें क्या असत्य है। मोचन के अधिकार में बंधककर्ता से संबंधित, पूर्वबंध का अधिकार बंधककर्ता से संबंधित, मोचन का अधिकार निराकृत किया जा सकता है, पूर्वबंध के अधिकार को निराकृत किया जा सकता। तो पूर्वबंध के अधिकार को बंधककर्ता से संबंधित है। धारा 67 ये खूब इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना। पूर्वबंध का अधिकार बंधकदार के से संबंधित है, अतः 20 सत्य है। पूर्वबंध का अधिकार बंधककर्ता से संबंधित है, पूर्वबंध का अधिकार बंधककर्ता से संबंधित है। 50 बार रटा रहे। पूर्वबंध का अधिकार बंधककर्ता से संबंधित है। फिर नेक्स्ट आ जाओ। बंधकदार का है ना कि बंधककर्ता। कौन सा अधिकार बंधकदार का ना कि बंधककर्ता? पूर्वबंध का, मोचन का, प्रद्युमन का और दस्तावेजों का। बंधकदार का, पूर्वबंध का अधिकार धारा 67 में बंधकदार का, ठीक है। वही असत्य है, तो ये बंधककर्ता का नहीं बंधकदार का, ठीक है। बंधककर्ता का नहीं बंधकदार का। ऊपर जो मैंने बताया ना, मैं पढ़ा नहीं था ध्यान से, देखो मैं भी वहाँ कंफ्यूज हो गया था। ये बंधककर्ता का अधिकार नहीं है, बंधकदार का अधिकार है, बंधकदार का अधिकार है। ये कंफ्यूज मत होना, ये गलत होता है, सबसे गलत होता है। ये कौन? पूर्वबंध का अधिकार बंधकदार का, बंधककर्ता का मोचन है, बंधककर्ता का मोचन है। और पूर्वबंध का सिद्धांत बंधकदार का, पूर्वबंध बंधकदार, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। बंधकदार का, जबकि धारा 60 में मोचन का, धारा 60B में दस्तावेज के निरीक्षण तथा धारा 62 में प्रद्योलन का अधिकार बंधककर्ता का है, ठीक है। अब आ जाओ। गिरवी रखी गई संपत्ति बंधक मुक्ति के लिए मुकदमा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पेज पे। तो इसको सीधे सीधे ऑप्शन से ही इससे पढ़ लो, इलस्ट्रेशन से। गिरवी रखी गई संपत्ति बंधक मुक्ति के लिए मुकदमा करने का अधिकार बंधक ग्रही का नहीं होता है। यह अधिकार संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 60 के अधीन बंधककर्ता को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त बंधककर्ता का ऋणदाता जिसे न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर ली हो, बंधक ऋण का प्रतिभू इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा वाद विमोचन के अधिकार से संबंधित है? कौन सा वाद विमोचन के अधिकार से? स्नैली बनाम वाइल्ड, नोक्स बनाम राइस, क्रेगलिंगर बनाम न्यू पेंटागोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी वाद। तो स्टैनली वाइल्ड वाला वाद मोचन से संबंधित है, नोक्स बनाम राइस का मोचन से, क्रेगलिंगर का वाद भी मोचन से संबंधित है। तो आ जाओ इसमें। स्नैली बनाम वाइल्ड का वाद, चांसली के वक्त क्या प्रणालित किया कि कोई भी ऐसा प्रावधान या शर्त जो मोचन के अधिकार को क्या करता है, मोचन के अधिकार को रोकने या टालने अथवा बाधा डालने के लिए बंधक को सन्निष्ट किया जाता, वह मोचन के अधिकार का प्रतिरोध या बाधा होने के कारण शून्य है। मतलब ये किस में बताया गया? स्टैनली बनाम वाइल्ड के बाद में, नोक्स बनाम राइस का बाद तथा क्रैंगलिंगर बनाम न्यू पेंटागोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज का बाद। बंधक संपत्ति बंधकदार द्वारा प्राप्त संपार्श्विक सुविधा के संदर्भ में बंधककर्ता के मोचन के अधिकार का अवधारण किया जाता है। क्या किया जाता है? अवधारण किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। इनमें से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बंधक गिरवी रखी गई संपत्ति की अदालती नीलामी के दौरान डिक्री प्रभावी होने पर बंधक रखने वाले व्यक्ति बंधक छुड़ाने का अधिकार समाप्त हो जाता है? तो ये कहाँ गया? एम्बेसी होटल लिमिटेड बनाम गजराज एंड कंपनी, एम्बेसी होटल लिमिटेड बनाम गजराज एंड कंपनी में कहा गया है। एम्बेसी होटल लिमिटेड बनाम गजराज एंड कंपनी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर किया धारा 60 के परंतु के अधिकार, मोचन का अधिकार पक्षकारों के कार्यों द्वारा न्यायालय की डिक्री द्वारा निर्वापित हो सकता है, जहां के कार्यों के बंधककर्ता द्वारा बंधकदार होने
बंधकदार पक्षकारों के कार्यों में बंधककर्ता या तथा बंधकदार दोनों कार्य करते हैं। यदि बंधकी धन के दावे का उत्पाद विवाद का निपटारा करने में पक्षकार आपस में असमर्थ रहते हैं और बंधकी संपत्ति का न्यायालय की नीलामी के माध्यम से बेच सकता, तो ऐसी स्थिति में जहां बिक्री तीसरे पक्षकार को प्रभावी हो जाता तो बंधककर्ता का बंधक छुड़ाने का अधिकार समाप्त हो जाता। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। बंधक मोचन की साम्य का प्रतिरोध का सिद्धांत न्याय साम्य एवं शुद्ध अंतःकरण के नियमों का है। यह उच्चतम किसमें प्रतिपादित किया गया? मोरारीलाल बनाम देवकरण का वाद। इसमें क्या कहा? मोरारीलाल बनाम देवकरण का वाद। मोरारीलाल बनाम देवकरण का वाद। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है, अब निर्धारित किया गया कि बंधक मोचन की साम्य का प्रतिरोध का सिद्धांत न्याय साम्य और शुद्ध अंतःकरण का नियम है। नेक्स्ट आ जाओ। इसमें दोनों बता रहा, तो इसका ये पढ़ लो। पार्श्विक क्रेता क्रम बंधन 56 का तथा बंधककर्ता को प्राप्त या अंतरण करने के बजाय किसी तृतीय पक्षकार को अंतरण करने की बाध्यता धारा 60 में है, अतः दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? जहां बंधककर्ता जिसने 2 या 2 से अधिक बंधक एक ही बंधकदार के पक्ष में निष्पादित कर दिए तत्प्रतिकूल संविदा ना हो, तो उस समय जब उन बंधकों में से 2 या 2 से अधिक बंधकों का मूलधन शोध हो गया हो, तो क्या कहलाता है? मूलधन शोध हो गया हो तो क्या कहलाता है? ऐसे किसी एक बंधक का पृथकता या ऐसे बंधकों में से एक के साथ 2 या 2 से अधिक बंधकों का मोचन कराने का हकदार होगा। 61 के अनुसार वह बंधककर्ता जिससे 2 या अधिक बंधक एक ही बंधकदार के पक्ष में निष्पादित कर दिए जाए तत्प्रतिकूल संविदा ना हो, तो उस समय जब उन बंधकों में से 2 या 2 से अधिक बंधकों का मूलधन शोध हो गया हो, तो ऐसे किसी बंधक का पृथकता या ऐसे बंधकों में से एक ही साथ 2 या 2 से अधिक बंधकों का मोचन कराने का हकदार होगा। क्या होगा? मोचन कराने का हकदार होगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है कि किस धारा के अंतर्गत समेकन का सिद्धांत क्या है? समाहित है। समेकन का सिद्धांत 61 में पढ़ो। 61 समेकन के सिद्धांत से संबंध धारा 61 उपबंधित करती कि बंधककर्ता जिसे 2 या 2 से अधिक बंधक एक ही बंधकदार के पक्ष में निष्पादित कर दिए किसी तत्प्रतिकूल संविदा के न होने पर, उस समय जब उन बंधकों में 2 या 2 से अधिक बंधकों का मूलधन शोध हो गया हो, तो ऐसे एक बंधक का पृथकता या ऐसे बंधकों में से एक साथ ही 2 या 2 से अधिक बंधकों का मोचन कराने का अधिकार होगा। जबकि धारा 60 में मोचन बंधककर्ता के अधिकार का, धारा 62 कब्जा के प्रदूषण भोग बंधककर्ता के अधिकार तथा धारा 63 बंधक संपत्ति के अभिवृद्धि के प्रावधानों से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या? बंधकदार के कब्जे की बंधक संपत्ति के अनवृद्ध बंधक चालू रहने के दौरान होती तो प्रतिकूल संविदा ना हो तो मोचन किए जाने के ऐसे अनुवृद्ध का हकदार कौन होता? ऐसे अनुवृद्ध का बंधककर्ता होता। जहाँ की बंधकदार के कब्जे की बंधक संपत्ति अनुवृद्ध बंधक चालू रहने के दौरान होती, वहाँ तत्प्रतिकूल संविदा ना हो तो मोचन किए जाने पर बंधकदार के विरुद्ध बंधककर्ता ऐसी अवृद्ध का हकदार होगा। बंधक संपत्ति अनवृद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? धारा 63 और धारा 70 दोनों में बंधक संपत्ति अनुवृद्ध से संबंधित धारा 63 तथा धारा 70 में किया गया। धारा 63 है बंधक संपत्ति के अभिवृद्धि से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट आ जाओ। बंधक संपत्ति में अभिवृद्ध संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में प्रावधानित है? किस धारा में? 63A में प्रावधानित है। तो ये क्या कह रहा है? पढ़ लो इसको पूरा। क्या कहता है? 63 का बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि से संबंधित है। 63 का बंधक संपत्ति में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना। 63 का बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि से संबंधित है। इसके अनुसार जहाँ की बंधकदार के कब्जे में की बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि बंधक के चालू रहने के दौरान की गई, वहाँ मोचन पर बंधककर्ता तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो अभिवृद्धि का हकदार होगा और बंधककर्ता केवल उपधारा 2 में उपबंधित मामले को छोड़कर उसका खर्चा देने का दायी नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ।
संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 43 का संबंध दस्तावेजों के निरीक्षण और पेश करने का अधिकार, बंधक संपत्ति के भाग का मोचन, बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि, मोचन करने के अधिकार का बंधककर्ता का अधिकार। तो इसमें क्या हो जाएगा, बंधक संपत्ति की अनुवृद्धि, बंधक संपत्ति की अनुवृद्धि हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट 13 आ जाओ। 13 क्या है, कौन सा अधिकार बंधकदार का है ना कि बंधककर्ता का। कौन सा अधिकार बंधकदार का है ना कि बंधककर्ता का। तो कौन सा, पूर्वबंध का अधिकार बंधककर्ता ना कि बंधकदार का है। मोचन का अधिकार बंधककर्ता का है। ठीक है, तो धारा 66, 67 से 77 क्या कहता है, बंधकदार के अधिकार एवं दायित्व। तो ये बंधकदार का है, बंधकदार का क्या, राइट एंड ड्यूटी। ठीक है, बंधकदार का राइट एंड ड्यूटी दिया है। पूर्वबंध का अधिकार बंधकदार का अधिकार होता है, पूर्वबंध का अधिकार बंधकदार का अधिकार होता है। और जिस 67 में किया गया, पूर्वबंध के अधिकार को तात्पर्य बंधकदार द्वारा ऐसी डिक्री द्वारा प्राप्त करने का अधिकार है जो बंधककर्ता को बंधकग्रस्त संपत्ति के मोचन के अधिकार को पूर्ण रूप से विवर्जित कर देता है। पूर्वबंध का परिणाम यह होता है कि सशर्त हस्तांतरण पत्र अत्यांतिक पूर्ण हो जाता है और संपत्ति अत्यांतिक रूप से बंधकदार में निहित हो जाती है। अब नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से किस हेतु पर एक वाद बंधक संपत्ति मोचन हेतु बंधककर्ता के अधिकार को पूर्ण रूप से क्या करता है, विवर्जित करने हेतु अज्ञप्ति पारित की जा सकती है। तो किसमें, पूर्वबंध में अज्ञप्ति पारित की जाती है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 67 के अनुसार डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए वाद बंधककर्ता बंधक संपत्ति को मोचन कराने के अपने अधिकार और अत्यांतिक रूप से विवर्जित होगा, पूर्वबंध वाद कहलाता है। जिस तरह बंधककर्ता को विमोचन का अधिकार होता है उसी प्रकार बंधकदार को पूर्वबंध का अधिकार होता है। दोनों एक दूसरे की पूरक व्यवस्थाएं हैं। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है, बंधककर्ता का मोचन का अधिकार इसके साथ संविस्तारणीय, किसके साथ संविस्तारणीय, बंधक ग्रहीता और पूर्वबंध के साथ विक्रय का अधिकार, बंधक ग्रहीता और पूर्व। फिर आ जाओ, संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 67 के अंतर्गत डिक्री प्रस्तुत करने के लिए दावे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दावे को क्या कहा जाता है। इसमें क्या क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि 67 के अंतर्गत डिक्री हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दावे को क्या क्या, पूर्वबंध का विक्रय का दावा कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाऊं। नेक्स्ट क्या है कि न्यायालय, देखो नेक्स्ट क्या है, इसको बड़ा कर लो। क्या कहता है नेक्स्ट, न्यायालय से ऐसी डिक्री अभिप्राप्त करने का अधिकार कि बंधककर्ता उस संपत्ति का मोचन कराने के लिए अपने अधिकार से अत्यधिक रूप से विवर्जित होगा। पूर्वबंध का अधिकार, दावे का अधिकार, मोचन का अधिकार, विक्रय का, पूर्वबंध का अधिकार। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है इसमें, क्या संपत्ति अंतरण में बंधक ग्रहीता के अधिकारों को का दायित्व का वर्णन किया गया, कहाँ से किया गया, 67 से 77 अभी बताया था इसके पहले। नेक्स्ट आ जाओ। पूर्वबंध का उपचार निम्न में से किस बंधक में उपलब्ध हो। तो पूर्वबंध का सिद्धांत सशर्त विक्रय में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्वबंध का सिद्धांत सशर्त विक्रय में, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। 67 के खंड का में के अनुसार सशर्त विक्रय वाले बंधक तथा विलक्षण बंधक वाले बंधकदार के संबंध पूर्वबंध का उपबंध उपलब्ध होता है। पर कालिका बनाम अजूघिया के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में पूर्वबंध का उपचार उपलब्ध होता है। नेक्स्ट आ जाओ। स्थावर संपत्ति के वर्षानुवर्षी पट्टा, तो पट्टाकर्ता और पट्टादार द्वारा क्या होगा, ये 6 माह की नोटिस देना होगा। 6 माह का अगर होगा तो 6 माह का नोटिस। नेक्स्ट आ जाओ। सॉरी, इसमें क्या कहता है, स्थावर संपत्ति वर्षानुवर्षी पट्टा या तो पट्टाकर्ता द्वारा या पट्टेदार द्वारा 6 माह की ऐसी सूचना द्वारा पर्यावसे जिसका पर्यावसन किसी अभिधृत वर्ष के साथ होता है। धारा 106 संपत्ति अंतरण सूचना की अवधि की गणना सूचना प्राप्त की तिथि से की जाती है, सूचना प्राप्त की तिथि से की जाती है। नेक्स्ट आ जाओ।
संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा किस धारा में रिसीवर की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया? रिसीवर की नियुक्ति के बारे में प्रावधान 61 में किया गया है। ये संपत्ति अंतरण 69 का में रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। अरे 61 में तो वो है यार, ये गलत हो गया। 69 का में किया गया, सॉरी, जल्दी 69 का में रिसीवर की नियुक्ति, 69 का में, ये याद कर लेना। 69 का में रिसीवर, खूब पूछता है, इंपॉर्टेंट है, रिसीवर की नियुक्ति। जबकि धारा 60 में मोचन का बंधककर्ता का अधिकार, धारा 61 में पृथक पृथकता, साथ में मोचन कराने का अधिकार, धारा 62 में कब्जा का प्राधिकरण करने का उपभोग बंधक के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? यह है कि आ भवन की भूमि एक निश्चित भूमि भाग बी के पास गिरवी रखता और उसके बाद भूमि पर एक घर का निर्माण करता। अपनी सुरक्षा के उद्देश्य बी हकदार है। किसका हकदार? घर के साथ भूखंड का। अधिनियम की धारा 60 बंधक संपत्ति में अनुबंध का उपलब्ध करती है। बंधक संपत्ति में कोई अनुबंध बंधक की तारीख के पश्चात होता तो बंधकदार तत्प्रतिकूल संविदा न होने पर प्रतिभूत के प्रयोजनों के लिए ऐसी अनुबंध का हकदार होगा। प्रस्तुत समस्या धारा 60 के दृष्टांत खा पर आधारित है। अतः बंधकदार घर के साथ भूखंड का हकदार होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रतिस्थापित प्रतिभूत के सिद्धांत को प्रावधानित करती है? प्रतिस्थापित प्रतिभूत के सिद्धांत को प्रावधानित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रतिस्थापित प्रतिभूत? धारा 73। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 1873 में प्रस्तापित प्रतिभूत के सिद्धांतों की विवेचना की गई है। जबकि धारा 68 बंधक धन के लिए वाद लाने के अधिकार, धारा 70 बंधक संपत्ति में अनुबंध से एवं धारा 71 में बंधकी पट्टे के नवीकरण से संबंधित है। प्रतिस्थापित प्रतिभूत के सिद्धांत से तात्पर्य है बंधक ग्रहीता बंधकदार केवल बंधक संपत्ति तक ही सीमित नहीं, परंतु वह प्रत्येक वस्तु का अधिकार रखते हैं जो उसके एवज में प्रतिस्थापित की जाती हैं। प्रतिस्थापित की जाती है। नेक्स्ट आ जाओ। कौन सी धारा सा कब्जा बंधक ग्रहीता के संविधिक का कर्तव्य का उपबंध करती है? तो कौन सी धारा? 76 करती है। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 76 सा कब्जा बंधक ग्रहीता के संविधिक कर्तव्यों का उल्लेख करती है। निम्न है: मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति की भांति संपत्ति का प्रबंधन करना भाटक व लाभों को वसूल करने का सर्वोत्तम प्रयास है। लोक प्रभारों का संदाय, संपत्ति का मरम्मत, संपत्ति के लिए विनाशक या स्थायी रूप से क्षतिकारी कार्य को दूर करना, पॉलिसी के अधीन प्राप्त राशि का उपयुक्त रूप से समायोजन करना, प्राप्त व खर्चे सभी राशियों का लेख रखना तथा उचित खर्चे तथा बंधककर्ता के प्रति देना कोई अन्य अधिशेष राशि बंधककर्ता को प्रदान करता है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या है? जहां दो या दो से अधिक संपत्तियों का स्वामी ए उन्हें बी के पास बंधक रखता है और फिर उन संपत्तियों में से एक या अधिक को सी को बेचता है, वहां किसी प्रतिकूल संविदा के अभाव में आ को यह अधिकार होगा कि अपने बंधक ऋण की तुष्टि सी को न बेची गई आ की संपत्ति को कराए। क्रेता के बंधक हित का अधिकार क्या कहलाता है? क्रमबंधन का सिद्धांत कहलाता है। मार्शलिंग का सिद्धांत क्रमबंधन का 81 में ये याद कर लेना, खूब पूछता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। धारा 81 के अनुसार यदि दो या दो से अधिक संपत्तियों का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है, फिर उन्हीं संपत्तियों में से एक या एक से अधिक को किसी अन्य व्यक्ति के पास बंधक रखता है, तो किसी तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में पार्श्विक बंधकदार इस बात का हकदार है कि वह पूर्विक बंधक ऋण को उसे बंधक न की गई संपत्तियों में से वहां तक तुष्ट करवाए जहां तक उससे उसकी तुष्टि हो सकती है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। संपत्ति अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में का प्रावधान है कि जब क्रमबंधन और अभिधान में विरोध हो तो क्रमबंधन अभिभावी होगा? ये कहाँ दिया गया? ये 82 में दिया गया। क्रमबंधन तो दिया 81 में, लेकिन क्या कहा? 82 प्रावधान है जब क्रमबंधन और अभिधान दोनों विरोध हो तो क्रमबंधन अभिभावी, क्रमबंधन लागू होगा। ये कहाँ दिया गया है? ये 82 में दिया गया। नेक्स्ट आ जाओ। क्रमबंधन का अभिधान का सिद्धांत जो संपत्ति अंतरण अधिनियम विधि का सिद्धांत है, प्रतिभूतियों से
धारा 81 और 82 क्रमबंधन एवं विधान के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। धारा 81 प्रतिभूतियों का क्रमबंधन तथा 82 में बंधक ऋण की बाबत अभिदाय, बंधक ऋण की बाबत अभिदाय, क्रमबंधन और अभिदाय का सिद्धांत जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की विधि का एक सिद्धांत है, प्रतिभूति से संबंधित है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे, सॉरी नेक्स्ट क्या है, बहुचर्चित नियम मोचन ऊपर और पुरोबंध नीचे नीचे। ये खूब इम्पॉर्टेंट है, इसको लगा लो 50 बार, ये खूब पूछता है, खूब इम्पॉर्टेंट है। 91 और 94, मोचन ऊपर पुरोबंध नीचे, 91 और 94 में खूब इम्पॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 91 और 94 पुरोबंध मोचन ऊपर और पुरोबंध नीचे सम्मिलित किया गया। 91 का में मोचन ऊपर को तथा 94 में पुरोबंध नीचे की ओर निर्दिष्ट किया गया। 91 में उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया जो मोचन के लिए वाद ला सकते हैं। धारा 92 में प्रत्याशन से संबंधित है। धारा 93 में आबंधन का प्रतिरोध करती है। धारा 94 में मध्यवर्ती बंधकदार के अधिकारों से संबंधित है। सब रट लेना। प्रत्याशन का सिद्धांत कहाँ संबंधित है, किस धारा में? प्रत्याशन का सिद्धांत कहाँ है? 92 में। प्रत्याशन का सिद्धांत कहाँ है? 92 में है। बंधक के संबंध में लागू होने वाले प्रत्याशन का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम 92 में। प्रत्याशन में 2 प्रकार का होता है, विधिक प्रत्याशन और संविदात्मक प्रत्याशन। प्रत्याशन का अधिकार बंधककर्ता से भिन्न उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो किसी बंधक संपत्ति का मोचन करता है। ऐसा मोचन कराने वाला व्यक्ति ऐसे बंधकदार के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाता है जिसका बंधक का मोचन करता। ऐसे व्यक्ति द्वारा बंधककर्ता पार्श्ववर्ती बंधकदार बंधककर्ता के प्रतिपाद मोचन की साम्य का क्रेता हो सकता है। अतिचारी स्वयंसेवक तथा देने वाला को प्रत्याशन का अधिकार नहीं प्राप्त होता। नेक्स्ट आ जाओ। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? पट्टे को प्रीमियम। सार्वभौमिक अदाता, सार्वभौमिक अदाता किसे कहते हैं? दान में, अदाता दान में आता है। मोचन बंधक में आता है। मोचन बंधक में क्रेता में सेल होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट पेज है ये, लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को PRAKHAR 2302 प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब कर दिए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। इतना मेहनत करके वीडियो बनाया हूँ तो अगर ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो रीच बढ़ेगी, तो इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूँगा। अब आप आइए नेक्स्ट पे। प्रत्याशन का सिद्धांत लागू होता है। प्रत्याशन का सिद्धांत किस पे? बंधक में लागू होता है। प्रत्याशन का सिद्धांत बंधक में लागू होता है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? प्रत्याशन का सिद्धांत कहाँ है? प्रत्याशन का सिद्धांत कहाँ है? 92 में। प्रत्याशन 92 में। 7 14 पढ़ चुके हैं। विबंधन का अनुबंधन कहाँ है? विबंधन का अनुबंधन 43 में। संचयन का सिद्धांत 17 में। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, हो गया। अब भार को कहाँ परिभाषित किया? ये इंपॉर्टेंट है, खूब पूछ लेता है कभी कभी। 100 में है भार, 100 में है भार को 100 में, पट्टे को 105 में, 95 में मोचन कराने वाले सह बंधक का और 92 में प्रत्याशन का। छोड़ दो इसको, आ जाओ आगे। देखो इसको डिटेल पढ़ लो। 100 के अनुसार जहाँ की एक व्यक्ति स्थावर संपत्ति के पक्षकारों के कार्यों द्वारा विधि को क्रिया द्वारा दूसरे व्यक्ति को धन के संदाय के लिए प्रतिभूति बन जाता और संव्यवहार बंधक की कोटि में नहीं आता, वहाँ यह कहा जाता है कि पश्चातवर्ती कथित व्यक्ति उस संपत्ति पर भार है और वे सब उस उपबंध पर यथासाक्ष्य लागू होंगे जो सादा बंधक लागू होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 100 के अंतर्गत एक भार को क्या होता है? अनुप्रमाणन की आवश्यकता नहीं और बंधक की तरह साबित नहीं किया जाना चाहिए। बंधक की तरह साबित नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? के अधीन भार का सृजन किया जाता है। भार का सृजन कैसे किया जाए? पक्षकारों के कृत्य और विधि की प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ।
संपत्ति में भार का भार क्या है, एक भार क्या है, ये अचल संपत्ति पर सृजित होता है, अचल संपत्ति पर सृजित होता है। नेक्स्ट आ जाओ। संपत्ति अंतरण अधिनियम के असंगत नियम बनाने की शक्ति किसे किसे प्राप्त होता है, ये किसे प्राप्त होता है, उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को। धारा 104 के अनुसार अधिनियम के अंतर संगत नियम बनाने की उच्चतम न्यायालय को हो, जिसे वह स्वयं अपने और अपने अधीक्षणीय न्यायालयों में अध्याय 4 के संदर्भ में लागू होने के लिए बना सकता है। तो आई होप आपको ये भी क्लास आज की समाप्त हो गई। एक पार्ट और इसका बचा है, वो मैं अगले में लेके आऊँगा। प्लीज़ एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, @प्रखर PRAKHAR 2302 ये मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दें प्लस लाइक कर दें प्लीज़, और शेयर भी कर दें। इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इतना काम कर दिया करिए, तो इससे ये होता है कि हमको भी पढ़ाने में और मन लगेगा, और मैं आगे अच्छे अच्छे चीज़ें आप लोगों के लिए अभी और एक्ट पढ़ाने हैं। तो अगर व्यूअर बढ़ जाते हैं, लगता है कि हाँ यार लोगों को फ़ायदा हो रहा है, 2 4 लोग 10 लोग देखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर मैं भी इतना मेहनत करता हूँ, अपना भी छोड़ के सारी चीज़ें ये लगता हूँ इस पर, तो थोड़ा लोगों तक ये पहुँचे तो मेरे लिए ये अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।